जयंत जिज्ञासु जी, ये कौन से आप आंकड़े पेश कर रहे हैं जिसके थ्रू आप दलित विरोधी नीतियों का एक कड़वा सच बताने की कोशिश कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के? नहीं, यह सर्वविदित है कि पिछले 11 वर्षों में सबसे ज्यादा दलितों के हितों पर चोट हुई है। और आपको भी याद होगा कि इन लोगों ने दलितों आदिवासियों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उससे बचाव के लिए जो हमारा एक बहुत ही कड़ा कानून है उसको डाइल्यूट करने पर आमादा थी सरकार। वो तो 2 अप्रैल 2018 का बहुत ही प्रभावी भारत बंद हुआ तो जाके ये कहीं रुक सका। तो हमारा ये स्पष्ट मत है कि हमारे लिए महात्मा गांधी का योगदान स्वाधीनता आंदोलन में जो है वह भी हमेशा याद रहेगा। और दलितोद्धार के लिए और मनुष्य को मनुष्य समझे जाने के लिए जो जीवन भर कोशिश की बाबा साहब ने, वो भी हमारे लिए उतने ही अहम रहेंगे। दोनों हमारे लिए मानव रत्न हैं, विश्व रत्न हैं, और उनका कोई भारत रत्न देने देर से देने के पैमाने पर मूल्यांकन नहीं होगा। गांधी जी को तो कभी नहीं मिला भारत रत्न, क्या दुनिया में उनकी कोई साख कम हो सकेगी? और हम लोगों को जब मौका मिला, जनता दल की सरकार वीपी सिंह जी के नेतृत्व में जब बनी, तो नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न दिया, बाबा साहब को भी दिया। यह सच नहीं है क्या कि एक समय में पहले बता दिया जाता था नोट अवेलेबल, फिर एक नया सिंड्रोम आया एनएफएस, नोट फाउंड सुटेबल, और अब हम देख रहे हैं एक जिसको मैं टर्म देता हूं एलएफएस, लेल्हा लेल्ही फाउंड सुटेबल। मतलब जो आरएसएस की शाखा में नहीं जाएगा पिछड़ा दलित आदिवासी, उसको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लिया किसको जाएगा? जिनमें चेले चेली बनने की पात्रता वो लोग देख पाते हैं। हमारे समय में भी यह बात लालू प्रसाद जी ने कही थी कि जैसे गांधी ने कहा करो या मरो, उन्होंने आह्वान किया दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा से, और हो या मरो, वो गाय चराने वालों, वो भैंस चराने वालों, घोंगा चुनने वालों, वो मूस के बिल से दाना निकालने वालों, उकताड़ी छुआने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। अब बाबा साहब क्या कहते थे? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो हम आज की तारीख में यह मानते हैं कि हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल इस देश का पहला दल है जिसने दलितों, आदिवासियों को 17% अपने सांगठनिक चुनाव आरक्षण दिया और अति पिछड़ों को 28%। इसलिए हम तो हमेशा यह कोशिश करते हैं कि हम समता के लिए लड़ाई लड़ें, इनकी तरह नहीं समरसता। कल ही जेपी नड्डा जी का बयान है, हम समरस समाज बनाना हमारा संकल्प है। समरस का मतलब ये जो जैसे चला आ रहा है वैसे ही चलने दो समाज में, कोई अधिकार के लिए बात नहीं करे, कोई आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे सवाल नहीं पूछ सके। और इसलिए हमारी पार्टी जब बनी, जनता दल के जमाने से प्रदेश अध्यक्ष रमई राम जी होते थे, एसआर बोम्मई साहब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। लोग कहते थे दिल्ली में बोम्मई, पटना में रमई। और लालू प्रसाद जी जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और शरद जी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इस देश को पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री देवगौड़ा के रूप में मिला, केआर नारायणन साहब के रूप में पहला दलित राष्ट्रपति मिला, पीए संगमा के रूप में पहला आदिवासी स्पीकर मिला, और नेता सदन जो है लोकसभा में हुआ करते थे रामविलास पासवान जी, पिछड़े समाज से आने वाले मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री होते थे, कुर्मी समाज से आने वाले बेनी वर्मा जी इस्पात मंत्री। 2005 के बाद से बिहार की जनता आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, ना बिहार की जनता, ना वो वर्ग जिसका आप लगातार यहाँ पर जिसके हितैषी बनने की आप कोशिश कर रहे हैं। आज भी जनता को यह याद है कि लालू जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे तो रमई राम, चमार समाज से आने वाले व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष होते थे, दुसाध समाज से आने वाले कमल पासवान, पीताम्बर पासवान प्रदेश अध्यक्ष होते थे, पासी समाज से आने वाले उदय नारायण चौधरी जी होते थे, अकलियत समाज से आने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी जी होते थे, अत्यंत पिछड़ा समाज से, वैश्य समाज से आने वाले रामचंद्र पूर्वे जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष होते थे, अग्रे समाज से आने वाले जगदानंद सिंह जी हमारे लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष। हमारे यहाँ सर्व समाज का प्रतिनिधित्व हो सके, इसीलिए तेजस्वी जी A to Z की बात करते हैं, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं। और आप उठाकर देखेंगे तो बिहार में पहली बार डोम समाज के व्यक्ति भोलाराम तूफानी जी को उन्होंने मंत्री बनाया। और आप देखेंगे मुसहर समाज से समाज की बात करने वाली पार्टी फिर एमवाई समीकरण तक क्यों सीमित रह गई? क्यों उसी कॉम्बिनेशन को डिनोट करने वाली पार्टी बन गई? फिर ये समझा दीजिए। आपने तो तमाम साम दाम दंड भेद सब अपनाया ना, तमाम ईबीसी चेहरों को उतारा, 2020 में भी उतारा, 2024 में भी उतारा। नहीं, हम तो सबसे ज्यादा पूजा जी महिलाओं को टिकट हमने दिया था 2015 में 10 ने जीत दर्ज की। सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट हमने दिया, उनमें 12 जीत के आए, एक उपचुनाव में 13। पिछले चुनाव में भी अति पिछड़ा का पैरोकारी करने की दावेदारी जनता दल यूनाइटेड करता है। उन्होंने 18 टिकट दिए ईबीसी को, हमने दिया
24 टिकट। एक जरूरी बात जो आप कह रही थी और मुझे अच्छा लगा कि क्या वजह है कि अलग अलग जाति के लोगों की पार्टी बन रही है और लोग अपनी ही जाति के नेता के रूप में सीमित हो जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अखिल भारतीय स्तर पर जब हमारी पार्टी थी जनता दल, हमारी पार्टी के अंदर ही हर जाति समूह के नेता हुआ करते थे और स्वायत्त नेता हुआ करते थे। अपने समाज में उनकी स्वीकार्यता थी और हमारी फिर से यही कोशिश है कि हमको किसी जाति विशेष की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी के साथ समझौता नहीं करना पड़े, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से ही तमाम समाज के नेता उभरे और वो सिर्फ अपने समाज और अगर मैं इस निगाह से भी देखूं तो भी एनडीए गठबंधन महागठबंधन से ज्यादा सशक्त और मजबूत दिख रहा है मौजूदा स्थिति में, अगर मैं देख रही हूं तो। नहीं, वो आपको सरफेस पर ऐसा लग सकता है कि भाई वहां मांझी जी हैं, पासवान जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, लेकिन हमारे यहां आप देख रही हैं हमारा गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ लंबे समय से, और कांग्रेस पार्टी भी अब अपने सांगठनिक ढांचे में बदलाव कर रही है। हमारा गठबंधन मुकेश सहनी जी के साथ है, वो एक बड़ा सामाजिक समूह उनके साथ। हमारा गठबंधन लेफ्ट पार्टीज के साथ है, माले सीपीआई और सीपीआईएम के साथ। वह कैडर बेस्ड पार्टी है और बहुत ही प्रशिक्षित लोग उनके यहाँ होते हैं। मतलब मैं आपको कैडर बेस्ड कहूं और मैं बीजेपी को नॉन कैडर बेस्ड कहूं, आप इस तरफ मुझे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूजा जी मैच पार्टी हैं, मैच पार्टी के साथ साथ कैडराइजेशन का प्रोसेस भी हमारे यहाँ हो रहा है और जनता चट चुकी है इनसे, इसलिए हम लोग बदलाव सुनिश्चित करेंगे जनता की ताकत से।